नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है चेंज इन सप्लाई। बेसिकली ये बात करता है कि जब हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में जब कोई भी चेंज आता है, इसका इफेक्ट हमारी क्वांटिटी सप्लाइड पे पड़ता है, जिससे ऑब्वियस सी बात है जब क्वांटिटी सप्लाइड पे अगर इफेक्ट पड़ेगा तो जिससे हमारा जो सप्लाई कर्व है उसमें जो भी चेंजेस आएंगे दैट इज कॉल्ड चेंज इन सप्लाई। अब बेसिकली ये दो टाइप्स के चेंजेस की बात करता है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सप्लाई एंड द नेक्स्ट वन इज इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द सप्लाई। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में दैट इज डिमांड में पढ़ा था कि इंक्रीज and decrease of the demand, and second one is extension and contraction of the demand। सेम यहीं पे है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन बात करता है कि जब प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आए दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। बेसिकली ये बात करता है कि हमारा पर्टिकुलर प्राइस पे हम इतनी पर्टिकुलर कमोडिटी को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड को शो करते हैं, वाई एक्सिस पे हम अपने प्राइस को शो करते हैं। पर्टिकुलर प्राइस में हम पर्टिकुलर क्वांटिटी सप्लाई को क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, अगर आपका प्राइस इंक्रीज होता है तो आप मोर एंड मोर कमोडिटी को सेल करते हो, या फिर आपका अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो आप लेस कमोडिटी को सेल करना चाहते हो, जिससे कि क्या हुआ, जो आपका सप्लाई कर्व है वो मूवमेंट हो रही है, पहले यहां पे था देन आगे को एक्सटेंड हो गया, क्योंकि जब आपकी सप्लाई इंक्रीज हुई, आपकी सप्लाई इतने से इंक्रीज हो गई ड्यू टू इंक्रीमेंट इन द प्राइस। और फिर सेम चीज यहीं पे हुआ कि इतने के प्राइस में कम होने की वजह से आपकी इतनी सप्लाई क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, घट गई। ये होता है हमारा एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सप्लाई, जब हमारे सप्लाई कर्व में हमें मूवमेंट दिखाई देती है ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, जब हम अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट मानते हुए चलते हैं। When all other things remain constant, if there is a change in the price that leads to the change in supply, these changes in supply are called extension and contraction of the supply. When the price increase, the supply will be extended. Obviously बात है, जब हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ इतने से तो हमारी सप्लाई इतने से इंक्रीज हो गई, एक्सटेंड हो गई। When the price is decreased, the supply will be contracted. Contracted मतलब सिकुड़ गई, कम हो गई हमारी सप्लाई, जब प्राइस को हमने क्या करा, फॉल कर दिया, रिड्यूस कर दिया। टू एक्सप्लेन द एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सप्लाई, अ सिंगल सप्लाई कर्व इज एनफ। इसके लिए सिंगल सप्लाई कर्व क्या है, एनफ। ये हमारा ओल्ड प्राइस है और ये हमारी ओल्ड क्वांटिटी है जो हम सप्लाई कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर प्राइस। पर जब हमने किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस बढ़ा दिया तो हम क्या करेंगे, उसकी मोर एंड मोर कमोडिटी को सेल करना चाहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं एक मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। और जब हम प्रॉफिट, हमारा अगर प्राइस कम हो गया और हम क्या करेंगे, उस लेवल पे हम चाहेंगे कि हम कम से क्वांटिटी को क्या करें, सप्लाई करें। इसलिए इसके लिए एक सिंगल सप्लाई कर्व एनएफ है, क्योंकि इसमें हमें मूवमेंट ही दिखती है, कोई शिफ्ट नहीं दिखता है ड्यू टू द चेंज इन प्राइस। पर इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सप्लाई कर्व में हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि जो हमारा सप्लाई कर्व है वो क्या हो रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है राइट को या लेफ्ट की तरफ। जैसे ये बात करता है मेनली कि जब आपके डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में कोई भी चेंज आता है तो आपकी क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आता है, तो ये उन चेंज की वजह से जो भी चेंज आ रहा है आपकी क्वांटिटी सप्लाई में दैट इज कॉल्ड द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सप्लाई। पर जब प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आता है तो हम किसकी बात करते हैं, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की। व्हेन द प्राइस इज कांस्टेंट, यहाँ पे हम किसको रखेंगे, प्राइस को कांस्टेंट मान के चलेंगे। इफ देयर इज अ चेंज इन एनी वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स दैट लीड्स टू चेंज in supply, these changes in supply are called increase and decrease of supply. To explain increase and decrease of supply, a single supply curve is not enough. एक सिंगल सप्लाई कर्व से हमें नहीं पता चल सकता, क्योंकि बहुत सारे डिटरमिनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं अपने सप्लाई चैप्टर में, वो हमें आगे पढ़ेंगे। It means now supply curves are formed. When the supply is increased, new supply curve is formed towards right to the old supply curve. जब हमारा ये old supply curve है, ये हमारा, इसको क्लियर बनाते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। यहाँ पे हम प्राइस को शो करते हैं
एक्स एक्सिस पे हम अपनी क्वांटिटी सप्लाइड पे, ये हमारा जो सप्लाई कर्व है ये ओल्ड है। जैसे ही क्या हुआ, इस पर्टिकुलर प्राइस पे हम इतनी पर्टिकुलर क्वांटिटी को सेल कर रहे थे, पर जैसे ही हमारे डिटर्मिनेंट में चेंज आया तो हमारा जो सप्लाई कर्व है ये यहाँ पे मूवमेंट नहीं होती, यहाँ पे क्या होता है, आपके प्राइस को हमने कांस्टेंट रखा है कि प्राइस में कुछ भी चेंज होने की वजह से जब आपकी क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो, दैट मींस आपकी जो डिटर्मिनेंट्स है उनमें चेंज आ रहा है, इसलिए आपका सप्लाई कर्व आगे की तरफ शिफ्ट होता है ड्यू टू कांस्टेंट प्राइस एंड देयर इज अ चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। और यहाँ पे आपका प्राइस कांस्टेंट और यहाँ पे आप कम की डिमांड कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द डिक्रीज ऑफ सप्लाई, दैट इज शिफ्ट हो रहा है आपका डिमांड कर्व या तो आगे की तरफ या तो पीछे की तरफ। पर आपका जो प्राइस है वो हम यहाँ पे कांस्टेंट मान के चलेंगे, चेंज लेंगे तो हम अपने उन डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में लेंगे जो हमें आगे देखने को मिलेंगे। Next one is supply function explain the relationship between the supply and the factor that determines the supply। किनकी बात करता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ फैक्टर की बात करता है। एक सप्लाई फंक्शन हमें देखने को मिलता है, उसका रिलेशनशिप किस बेसिस पे कि इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में चेंज होने की वजह से जो हमारी क्वांटिटी सप्लाई चेंज होती है उसी को सप्लाई फंक्शन बोला जाता है। इन द अबव इक्वेशन एक्स मतलब सप्लाई ऑफ गुड एक्स की पर्टिकुलर क्वांटिटी का हम सप्लाई कर रहे हैं और ये बताता है फंक्शनल रिलेशनशिप। पी एक्स मतलब प्राइस उसका गुड, पी आई मतलब प्राइस ऑफ इनपुट, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को सप्लाई करने के लिए जो फैक्टर्स यूज हो रहे हैं वो है हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से, वेदर कंडीशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सारे क्या है हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई या फिर फैक्टर्स ऑफ सप्लाई कि इनमें चेंज होने की वजह से जब हमारा क्या सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है, दैट इज द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सप्लाई। इस पे हमारा प्राइस हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई या फिर फैक्टर्स ऑफ सप्लाई। अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है राइट एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑफ सप्लाई, मैम फैक्टर तो आपने पढ़ाया नहीं बेटा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई को ही हम फैक्टर्स ऑफ सप्लाई बोलते हैं। एक कमोडिटी की सप्लाई, एक कमोडिटी कितनी सेल हो रही है वो डिपेंड करती है उसके फैक्टर्स पे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उसके डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं। एक एक करके हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इनको क्यों बोला जाता है, इनमें चेंज होने की वजह से हमारी क्वांटिटी सप्लाई में कैसा चेंज आता है। वी हैव टू लर्न दिस राइट नाउ। सबसे पहला है प्राइस ऑफ द गुड्स, कि प्राइस में जब आपका कोई भी चेंज आता है तो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड में कुछ ना कुछ चेंज आता है। अगर अब वो चेंज क्या है, या तो आपका प्राइस बढ़ेगा या तो आपका प्राइस घटेगा। जब प्राइस आपका बढ़ता है तो आप, एक सेलर चाहता है कि मोर एंड मोर कमोडिटी को मैं क्या करूं, मैं सेल करूं। पर अगर हमने लॉ ऑफ डिमांड में देखा था, जब एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर चाहते हैं कि हम उसकी कंजप्शन कम कर दें, क्योंकि वो इतने कैपेबल नहीं होते कि वो पर्टिकुलर अमाउंट को वो पे कर पाए। तो इसलिए जो लॉ ऑफ सप्लाई होता है उसमें प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है। Price of the goods is the main determinant of supply. Producer supply more goods if the prices are high. Obvious सी बात है, एक सेलर चाहता है कि मैं मोर से मोर एंड मोर अर्निंग करूं, मोर एंड मोर प्रॉफिट कमाऊं, और वो तब हो सकता है वो ज्यादा प्राइस में ज्यादा कमोडिटी को क्या करे, सेल करे। They supply the fewer goods when the prices are low. और वो चाहता है कि मैं कम से कम कमोडिटी को सेल करूं जब प्राइसेस क्या हो, बिल्कुल कम हो, क्योंकि उसे क्या होता है उस टाइम पे उसको लॉस होता है। नेक्स्ट वन इज गोल ऑफ द फर्म। एक क्वांटिटी सप्लाई डिपेंड करती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या टारगेट है, क्या उनका मेन गोल है, उनका विजन क्या है। अगर एक कंपनी है जिसका मेन गोल है कि वो मोर एंड मोर अर्निंग, मोर एंड मोर प्रॉफिट, अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो वो कब होगा, जब वो हायर क्वांटिटी को सेल करे।
फर्म में ट्राई टू वर्क ऑन वेरियस गोल। हर एक कंपनी का, हर एक फर्म का क्या होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना गोल होता है, अपना अपना विजन होता है। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमाइजेशन। इफ अगर उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, द हायर प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ अ कमोडिटी, तो उनको ज्यादा प्रॉफिट कब होगा कि जब वो कमोडिटी का ज्यादा से ज्यादा सेल कर दे। द हायर विल बी द क्वांटिटी सप्लाइड बाय द फर्म और एंड वाइसी वर्सा मतलब कि अगर वो चाहते हैं कि उनको प्रॉफिट कम ना हो, क्योंकि क्वांटिटी सप्लाई कम कर देंगे तो उनको वहां पे ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं होगा, क्योंकि उनका मेन टारगेट है कि हमें नॉर्मल इनकम आ जाए। तो उनका मेन टारगेट क्या होगा कि बस हमें थोड़ा बहुत सामान हमारा बिक जाए। नेक्स्ट वन इज इनपुट प्राइसेस। इनपुट क्या होता है कि जो हम पर्टिकुलर क्वांटिटी को सप्लाई करने के लिए, जो उनके लिए आउटपुट को निकालने के लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, अगर उनकी कॉस्ट हाई होगी तो ऑब्वियस सी बात है जो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी वो ज्यादा होगी। और अगर प्राइस हाई हो जाएगा किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का तो लोग उसको परचेज नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लॉ ऑफ डिमांड पता है, हाई प्राइस इज इक्वल्स टू लो डिमांड। पर प्रोड्यूसर क्या करता है, जब इनपुट प्राइसेस बिल्कुल लो होते हैं, बिल्कुल कम होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो अब उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी वो कम होगी, तो वो इस केस पे क्या करता है, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करता है और हाई प्राइस में हाई क्वांटिटी को सप्लाई करके वो क्या करता है, अपने अर्निंग को मोर करता है। मेरी बात समझना, हम एक प्रोडक्ट ए बना रहे हैं, जिसके लिए इस आउटपुट, ये क्या है, हमारा आउटपुट है, ये हमारा आउटपुट है। इस आउटपुट के बनाने के लिए हमें इनपुट की रिक्वायरमेंट है ए, बी और सी। अगर इनके प्राइसेस लो होंगे तो भाई एक टाइम होगा कि भाई जो हम गुड्स बनाते थे जिस प्राइस पे, वो प्राइस बिल्कुल मिनिमम 10 रुपए था, पर क्या हुआ, एक टाइम पे इनका जो प्राइस है 8 रुपए हो गया इन सारे इनपुट का। जो हम 10 रुपए में पहले इनपुट को परचेज करते थे और हमारी जो प्रॉफिट होता था हम 12 रुपए में उसको सेल करते थे, अब हमें 2 रुपए का प्रॉफिट होता है यहाँ पे। तो पर यहाँ पे क्या हुआ, हमारा इनपुट का जो प्राइसेस है वो लो हो गया, जिससे कि हमें जब हम सेल करेंगे हमें 4 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो इस केस में सप्लायर क्या चाहेगा कि मैं मोर एंड मोर क्वांटिटी को सप्लाई करूं, क्योंकि मेरी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे आ रही है वो बिल्कुल लो आएगी ड्यू टू रिड्यूस इन द प्राइस ऑफ इनपुट। यही लिखा है, द प्रोड्यूसर सप्लाई मोर। वो कब ज्यादा सप्लाई करता है, जब इनपुट के प्राइसेस बहुत ज्यादा लो हो जाते हैं, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आती है एट अ पर्टिकुलर प्राइस पे, वो उसी प्राइस पे क्या करता है, अपनी कमोडिटी को सेल करता है। पर जो उसकी अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही थी वो पहले 10 आने के बजाय अब 6 आती है, जिससे कि उसका जो प्रॉफिट होता है वो बढ़ जाता है, उसकी इनकम बढ़ जाती है। एट हायर इनपुट प्राइसेस द सप्लाई विल बी लेस। और जब हायर प्राइस होते हैं तो वो उसको बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होगा। अगर 10 से जो बेचता था, अगर प्राइस कितने की हो जाए, 11.5 रुपए की हो जाए, और आप सेल कर रहे हो मार्केट में कितने पे, 12 पे, तो 0.5 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। 0.5 के प्रॉफिट पे क्या होगा, उसमें वो टैक्स वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके उसको कोई प्रॉफिट नहीं होता, और वो एकदम से प्राइस भी नहीं बढ़ा सकता किसी भी कमोडिटी का, क्योंकि आपको मार्केट चैप्टर में देखने को मिलेगा कि हमें सबके कंसल्ट से प्राइस बढ़ाने की अनुमति होती है। अगर हम अपने प्राइस बढ़ाएंगे तो हमारे जो सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, हमारे जो कस्टमर है वो वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है। Next one is technology. New technology generally helps to save inputs and reduce cost. जब हम highly efficient technology लाते हैं तो जो हमारी जो cost आती है पर्टिकुलर गुड्स को बनाने की, वो पहले के कंपैरिजन अब कम आती है। इस केस में हम अपनी कमोडिटी की सप्लाई को ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन अब मैनुअली की बजाय कैसा हो रहा है, टेक्नोलॉजी के थ्रू उसमें हम मोर एंड मोर क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। and time, reduce cost and time to produce the output, and improve technology enhances the supply of goods, जिससे कि हमारा particular quantity of supply बढ़ जाती है।
नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। अगर आपके अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज होगी तो आप मोर एंड मोर क्वांटिटी को नहीं सप्लाई कर पाओगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट जो टैक्स सब्सिडीज देते हैं अगर वो आप पे हायर बर्डन कर देगी तो आप क्या अर्निंग कर पाओगे। इस केस में आप लो से एंड लो सप्लाई करते हो। पर अगर आपको गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडीज ऑन गुड ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन सप्लाई, हायर टैक्सेस ऑन गुड डिस्करेज प्रोड्यूसर एंड देयर सप्लाई विल बी लेस। तब सप्लाई क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, जब आप पे मोर एंड मोर बर्डन ऑफ टैक्स दे दिया जाता है। पर अगर आपको सब्सिडी मिल जाती है, ऑन द अदर हैंड सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट इंकरेज प्रोड्यूसर टू सप्लाई मोर, और सब्सिडी मिलने से आप चाहते हो कि मोर एंड मोर कमोडिटी को आप सेल कर पाओ, जिससे कि हर एक इंडिविजुअल के पास आपका प्रोडक्ट पहुंच पाए, क्योंकि आपका बर्डन ऑफ टैक्स कम कर दिया जाता है बाय प्रोवाइडिंग द सब्सिडी। एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस। अब ये एक एजम्पशन होती है, अगर एक जो सब सेलर है उसको अंदाजा हो जाए, एक एस्टिमेशन हो जाए कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है किसी कमोडिटी का, जो आज वो 10 रुपए में बेच रहा है वो फ्यूचर में 18 रुपए में बिकने वाला है, तो वो क्या करेगा, वो प्रेजेंट में चाहेगा कि मैं कम से कम कमोडिटी का, उस पर्टिकुलर कमोडिटी का सेल करूं, जिससे कि मैं फ्यूचर में ज्यादा सेल करके ज्यादा अर्निंग कमा पाऊं। ये हर किसी का नेचुरल लॉ है, आपको ये हर जगह देखने को मिलता है। इफ द प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट एंड इंक्रीज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी देन दे विल सप्लाई लेस एट प्रेजेंट प्राइस एंड होल्ड द स्टॉक इन ऑर्डर टू सेल इट एट अ हायर प्राइस इन द न्यूयर फ्यूचर। तो वो क्या करेगा, उस स्टॉक को अपने पास जमा रखेगा, जिससे कि फ्यूचर में वो उस कमोडिटी को सेल कर पाए एट अ हायर प्राइस। देयर विल बी अपोजिट इन केस इफ दे एंटिसिपेट फॉल इन फ्यूचर प्राइस। अगर वो चाहता है कि, अगर उसको अंदाजा लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है, तो वो प्रेजेंट में चाहेगा कि मैं इस प्राइस पे ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी को सेल कर पाऊं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज या फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसको हम एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल से समझेंगे, जिससे कि हमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये यहाँ पे जो लाइंस हमें लिखी हुई है वो हमें एग्जैक्टली बताना क्या चाहता है, क्या कंपैरिजन कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है। तो ध्यान से देखना यहाँ पे एग्जाम्पल, अपनी जहां पे भी आपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो वहां पे इसको बना लेना। जो डायग्राम मैं यहाँ पे बनाऊंगी आपको, वहां पे अपने कॉपी में नोट डाउन आप कर लेना, जिससे कि आपको याद रहेगा कि प्राइस ऑफ अदर गुड में मैंने क्या बोला था, जो किसका डिटर्मिनेंट है, जो सप्लाई का डिटर्मिनेंट है। एक पर्सन है रामू, जो क्या है, जो सेलर है या फिर मैन्युफैक्चरर है। वो दो कमोडिटी का प्रोडक्शन करता है, वन इज टी एंड द अदर वन इज कॉफी। क्या ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है कि एक मैन्युफैक्चरर है, एक प्रोड्यूसर है, वो एक साथ दो कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहा है। उसकी मार्केट जो है वो मार्केट में वो क्या करता है, दोनों कमोडिटी को सोल्ड करता है। अगर आप बोलोगे मैम वो किस चीज को अपना बेनिफिट देगा, मतलब कि उसके लिए कौन सी फील्ड में या कौन से प्रोडक्ट में उसका बेस्ट होगा, मतलब अब हम बात करें, आप वो चीज ऑप्ट करोगे ना जहां पे आपको मुनाफा हो। ऐसे सेलर का होता है, वो बोलता है कि भाई अगर आप मेरा किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस क्या कर दोगे, हाई कर दोगे, जहां पे मेरी अर्निंग ज्यादा हो रही हो, जहां पे मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो रहा हो, वहां मुझे मुनाफा ज्यादा हो रहा हो, मैं उस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस बढ़ा दूंगा, क्योंकि पैसा तो मेरा यहां पे भी लगा है और यहां पे भी लगा है। पर अगर मेरी कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है जो ज्यादा सेल हो रही है मार्केट में, जिसकी मार्केट में बहुत बड़ा नाम बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं उस कमोडिटी का, उस पर्टिकुलर कमोडिटी का क्या कर दूंगा, सप्लाई बढ़ा दूंगा। तो क्या बोलता है यहाँ पे कि ये जो टी है, अगर इसके प्राइस मैंने हाई कर दिए, इसके प्राइस दोनों ऑब्वियस सी बात है, दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, दोनों एक जगह के स्थान पे यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, दोनों रिलेटेड गुड्स है, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैंने इस टी के प्राइस अगर हाई कर दिए तो ऑब्वियस सी बात है इसकी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी, मुझे ज्यादा से ज्यादा
क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, सेल आउट करना पड़ेगा। तो यही बोलता है प्राइस ऑफ लिक्विड गुड्स कि हमारा क्वेश्चन ये है कि भाई इसका जो इफेक्ट है टी के प्राइस हाई होने से कॉफी की क्वांटिटी सप्लाइड में क्या चेंज आता है, क्या उसकी क्वांटिटी सप्लाइड हमें बढ़ा देनी चाहिए या फिर घटा देनी चाहिए, ये आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अब मैंने बोला कि सेलर वही कमोडिटी को ज्यादा सेल करना चाहेगा जहां पे उसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा हो। ये हर एक पर्सन है कि भाई जहां मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा मैं उस रास्ते में जाऊंगा, मैं उस चीज को ऑप्ट करूंगा। अब उसने इन्वेस्टमेंट तो दोनों में कर रखी है और इसका जो प्राइस है ये 10 रुपए है, ये भी 10 रुपए है, पर क्या हुआ कुछ टाइम बाद इसका प्राइस 12 रुपए हो गया और ये पर्टिकुलर प्राइस में ही कॉफी को सेल कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ये चाहेगा कि मैं इस क्वांटिटी सप्लाइड को रिड्यूस कर दूं, ये क्या करूं, इसको रिड्यूस कर दूं जिससे कि अगर मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा पाऊं, किसके बलबूते, टी के बलबूते, क्योंकि जो मैंने इसमें पैसा कम करा है, जो मैं इसकी क्वांटिटी सप्लाइड को कम कर रहा हूं, जितना कम किया है उतना पैसा मैं किसकी सप्लाई बनाने में लगा दूं, टी की सप्लाई बनाने में लगा दूं, जिससे कि मेरा जो मार्केट में फैला हुआ गुड है मैं उससे ज्यादा अर्निंग को कमा पाऊं। तो क्या यहीं पे ये लिखा है, यूजुअली एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी मेक द प्रोडक्शन ऑफ दैट कमोडिटी हुज प्राइस हैज नॉट राइजन रिलेटिवली लेस अट्रैक्टिव, वी थस एक्सपेक्ट दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, द सप्लाई ऑफ वन कमोडिटी फॉल्स द प्राइस ऑफ अदर गुड्स राइजेस। एक कमोडिटी के फॉल से क्या होता है, दूसरे के प्राइस राइज हो जाता है, क्योंकि मार्केट में हर जगह वो फैला हुआ है जहां पे मेरा ज्यादा मुनाफा होगा, मैं उस पर्टिकुलर कमोडिटी का क्या करूंगी, क्वांटिटी सप्लाई को बढ़ा दूंगी। नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, नंबर ऑफ फर्म्स कि एक मार्केट के अंदर कितने फर्म्स, कितने सेलर्स क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं कमोडिटी को। अगर ज्यादा होंगे तो ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई होगी और अगर कम होंगे तो लेस सप्लाई होगी मार्केट के अंदर। और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म रिड्यूसेस द सप्लाई, इजी कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज नेचुरल फैक्टर, सप्लाई ऑफ गुड्स डिपेंड ऑन फेवरेबल वेदर कंडीशन, किसी भी गुड की सप्लाई किस पे डिपेंड करती है कि जो वो वेदर मांग रही है वो कमोडिटी, कि उसको वो वेदर मिले। अगर नहीं मिलता है तो हम पर्टिकुलर कमोडिटी का सप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल हम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को हमने क्या करा, उगाया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की, उसका प्रोडक्शन क्या, पर बीच में कोई नेचुरल कैलामिटीज की वजह से वो सारा डिस्टर्ब हो गया, जिससे कि हमारा सप्लाई क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी, हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस केस में इससे हमारी जो सप्लाई है वो इफेक्ट होगी, इसलिए इसको डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो ये सारे डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई थे, आपको ध्यान से इसको पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई।